साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल एडू मंत्रा नीट पे। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ताजा तरीन वीडियो में। साथियों आप सबको पता होगा कि हमने कक्षा 11वीं की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें मैं कक्षा 11वीं की बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को पढ़ाते हुए उसके प्रथम चैप्टर को शुरू किया है। उस फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम लिविंग वर्ल्ड है, जो कि एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर यूनिट के अंतर्गत आता है, उसमें ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर ले चुका हूं और चारों लेक्चर को मैंने अपलोड कर दिया है। बाकायदा उसका प्लेलिस्ट बना के मैं अपलोड किया हूं अपने इस चैनल पे। तो कृपया करके आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें। प्लेलिस्ट में उसमें क्लास 11th बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना होगा। उसी प्लेलिस्ट में मैं चारों वीडियो को रखा हूँ, जिसमें 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस वाइज है, और आप जाकर कृपया करके उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि अगर आप उस वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ों की क्लियरिटी अच्छे से होगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक सीक्वेंस में समझ में आएगा। साथियों हमारा जो क्रम है, मैं एनसीईआरटी से चल रहा हूँ। मैं आप सबके सामने आज एक और बात डिस्कस करने वाला हूँ। एक आज मेरे साथी मिले जिन्होंने मेरे वीडियो को वॉच भी किया था, हालांकि वो भी पेशे से टीचर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप सब तो सही है आपका, बट एक चीज़ आप शायद मुझे लग रहा है मिस्टेक किए हैं कि आप सेल क्यों नहीं शुरू किए हैं। आपको सेल शुरू करना चाहिए था, उसके बाद इस पे आना चाहिए। तो साथियों आप सबके उनको मैंने जो समझाया वही मैं आप सबको समझा रहा हूँ। आप सब साथियों के अंदर ही भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने सेल क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो सुनिए, चूँकि ये YouTube है, यहाँ पे नाम लेने पे कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, तो इसीलिए मैं तो नाम उनका नहीं लूँगा। हालांकि वो तो कॉपीराइट उनके तरफ से मेरे पास आएगा नहीं, बट मैं एज इट इज बात करता हूँ। मैं जिस टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, ही वॉज द रिनोड डॉक्टर। मैंने जिनसे नीट की तैयारी की हुई है, ही वॉज अ रिनोड डॉक्टर ऑफ एंड ही इज करेंटली सीनियर फैकल्टी ऑफ बिगेस्ट एडटेक इंस्टीट्यूट। अभी वो बहुत बड़े एक एडटेक कंपनी है, उसके अंदर में वो नीट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और प्लस में वो सीनियर फैकल्टी भी हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं। और उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई TNMC मुंबई से कंप्लीट की है, MD एम्स से किया है। मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन जैसे आप लोग आज हमसे कर रहे हैं, सर ने जब पढ़ाया था तो मैंने सर से भी किया था कि सर एज यूजुअल, चूंकि मैं सर से ड्रॉप ईयर में पढ़ा हुआ हूँ, तो ड्रॉप ईयर में क्यूरियोसिटी तो रहती है, लगभग आपको चैप्टर का आइडिया लग जाता है किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो मैं सर से बोला कि सर आई थिंक यू आर डूइंग रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको सेल पढ़ाना चाहिए। तो सर ने बड़ा सटीक जवाब दिया था मेरे को। उन्होंने बोला था कि बाबू देख, सिंपल सा समझ कि ये जो सेल चैप्टर है, इसमें सेल के बारे में डील किया गया है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सेल होगी। जब तक तुम ऑर्गेनिज्म के बारे में ही नहीं जानोगे तो सेल जान के क्या करोगे। जब तक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जानोगे तब तक सेल जान के क्या करोगे। और ऑर्गेनिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया होगा तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या क्वालिटी होगा, वायरस होगा तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगा। अगर किसी का साइंटिफिक नेम रख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख रहे हैं, तो हमारा वो आधार क्या होता है कि जिसपे हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, है कि नहीं। तो इसको पढ़ने के बाद अगर उसके सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो देखिए, चूंकि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूं, तो एक बोलते हैं ना कि गुरु से कुछ नहीं लिया, थोड़ा बहुत तो लिया। हालांकि अभी मतलब उनकी बराबरी तो मैं तो इस जन्म में नहीं कर पाऊंगा। ही वॉज आई थिंक डेप्थ ऑफ सी, मतलब बायो का मतलब असीम नॉलेज है उनके पास में। उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, बट इतना मैं बोल सकता हूं कि उनके जो टीचिंग स्किल है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जैसा पढ़ाया था मुझे और जैसे मैंने पढ़ के अपना स्कोर इंप्रूव किया हूं, सेम मैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। तो ट्रस्ट रखें मेरे पे, मैं पूरे के पूरे
जूलॉजी को कवर करने वाला हूं। मैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा जूलॉजी का, सारे के सारे चैप्टर, लगभग इस चैप्टर का 50% पोर्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 से 3 लेक्चर और आएंगे इसके, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। मैं सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, कोई इस कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। मेरे साथीगण से आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये आदमी अगर नया शुरुआत किया है तो आधा अधूरा पढ़ा के चला जाएगा। नहीं, मैं आपके सामने अगर कमिटमेंट कर दिया हूं तो मैं आपके सामने पूरा फुल सिलेबस लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सबका रिस्पांस भी अच्छा जा रहा है, तो मुझे क्या तकलीफ है वीडियो लाने में। हाँ, ये होगा कि अभी कुछ समय के लिए वीडियो लगातार नहीं आएगी, कभी मैं लगातार डाल दे रहा हूं और कभी मैं एक दिन गैप करके डाल रहा हूं, तो अभी लगातार नहीं आ चुकी चीजें, मेरे भी लाइफ में बहुत चीज सेटल करना है। अभी मैं जहां वीडियो बनाता हूं इसमें भी थोड़ी बहुत सेटलमेंट की जरूरत है, तो लगातार तो नहीं आएंगी, बट एक दिन गैप करके मैं, क्योंकि मैं एडिट भी खुद करता हूँ, वीडियो खुद शूट करता हूँ, एडिट भी खुद, मेरे पास एडिटिंग के लिए कोई टीम नहीं है कि हाँ मैं शूट किया वो एडिट किए और आपके पास भेज दिए, तो मैं एडिट भी खुद करता हूँ, फिर अपलोड भी खुद करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए आप लोग क्यों, मुझे पता है कि मैं सिलेबस डन करवा दूंगा जूलॉजी का, कंप्लीट जूलॉजी का सिलेबस डन कराऊंगा। चलिए साथियों, अब यहां से अपनी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, पिछले वीडियो में आपको एक ओवरऑल आइडिया मैंने दिया था टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि कैसे जो है लीनियस की एंट्री होती है, और एपीडी कांडले का थ्योरी क्या था, एपीडी कांडले के अनुसार ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी की कितनी कैटेगरी है, उसमें साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी मैंने बताया था। साइटो में बताया था कि सेलुलर डिवीजन के आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में बताया था कि अगर ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वगैरह जो है उसके प्रेजेंस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, या और भी एस्टर होता है, अल्कोहल होता है, ये सब के बेसिस पे भी ह्यूमन बींग्स के अंदर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में बात करें जो केमिकल्स होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देते हैं, वो उस टैक्सोनॉमी के अंदर में मैंने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो कंप्लीट डेडिकेटेड है नोमेनक्लेचर को। अब हमने टैक्सोनॉमी समझ लिया, कितने प्लांट स्पेसीज है, कितने एनिमल स्पेसीज है, मैंने सब डिस्कस किया, आप सबको बताया था कि कितने 17 लाख से लेके 18 लाख स्पेसीज जो है अभी तक परमानेंटली खोजा जा चुका है, जो जिसपे स्टडी हो चुका है 17 लाख से 18 लाख तक। इस 17 लाख से 18 लाख के बीच में 12 लाख स्पेसीज जो है वो एनिमल का है। उस एनिमल के अंदर में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 लाख के अंदर में माइक्रोब भी इंक्लूडेड है। आप लोग माइक्रोब को अलग से छाट के मत चलिएगा, माइक्रोब भी 12 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। लगभग 5 लाख के अंदर 5 लाख के स्पेसीज के अराउंड जो है प्लांट के स्पेसीज है, जो कि इस अभी तक एग्जिस्टेंस में। मैंने बताया था कि देखिए साइंस अनिश्चितताओं का खेल है। मैंने बिग बैंग थ्योरी का भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है आज बिग बैंग थ्योरी के बारे में इतना इलैबोरेशन किया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो अभी तक एक्सपेंड ही कर रहा है, और उस एक्सपेंडिचर काहे क्यों एक्सपेंड कर रहा है, इसके पीछे जानने के लिए कितने साइंटिस्ट अपने जीवन लगा दिए लेकिन नहीं जान पाए। सेम उसी तरह है साथियों, प्रकृति ने हमें बनाया, बहुत सारे जीवों को प्रकृति ने बनाया, लेकिन प्रकृति के बनाए कुछ और भी जीव हो सकते हैं। एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट है, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, लेकिन बहुत फेमस साइंटिस्ट आपके इसी बायो में ही है, मैं नाम शायद उनका मिस कर रहा हूं। वो मतलब सी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल पे उनका बहुत डेप्थ रिसर्च रहा है। तो उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हम सी में उतना ही एनिमल के डाइवर्सिटी को जान पाए हैं जितना नेचर ने हमें जानने दिया है। अभी अगर हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं ना, बहुत कुछ देख पाएंगे। देखिए साथियों, मैं आप सबसे एक बड़ा फैक्चुअल बात बता रहा हूं, ये बात आप लोग नोटिस करके रखिएगा, ये बहुत फैक्चुअल मैं बात बता रहा हूं। हम इंसानों की न जाने, हम इंसानों की प्रवृत्ति ऐसे क्यों है, हमें दूसरों के घर में झांकने की बड़ी आदत है। अब आप कहिएगा कि महाराज आप ह्यूमैनिटीज को घुसा दिए साइंस के अंदर में, क्या बतिया रहे हैं, तो सुनिए भाई, हम आज ये स्टेटमेंट इसलिए दिए हैं कि हमें दूसरों के घर में झांकने की आदत है। ये सुनिए, आज हमारा स्पेस एजेंसी
इसरो हुआ, नासा हुआ, रूस का स्पेस एजेंसी हुआ, इजराइल का स्पेस एजेंसी हुआ, और भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री के स्पेस एजेंसीज हुए। आज हम फलाना देश ने, डेली सुन रहे हैं चाइना का हुआ, फलाना देश ने नॉर्थ पोल पे झंडा गाड़ दिया, फलाना देश ने चांद के साउथ पोल में झंडा गाड़ दिया, फलाना देश ने अंतरिक्ष के इस ऑर्बिट को पार कर लिया, फलाना देश ने सूर्य के इतना करीब पहुंच गया। आए दिन ये खबर आती है, आए दिन ये रिसर्च पेपर पब्लिश होता है कि हाँ ये हुआ ये हुआ। इवन हमारा इसरो भी पीछे नहीं, हमारा इसरो भी हम सबको गौरवान्वित करते जा रहा है। आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान मिशन जो कि अभी अंतर्गत चल रहा है। लेकिन ये सब चीज तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम समुद्र की गहराइयों को, मतलब जो गहराई है वहां तक हम नहीं उतर पाए। ये सोचने वाली बात है साथियों, आज तक हम समुद्र के गहराई में जाके उसके तल में कितने स्पीशीज निवास कर रहे हैं इसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा पाए। लेकिन हम अंतरिक्ष, चांद, सूरज यहां पहुंच गए। हम उनके घर में चले गए, लेकिन हमारे घर में जो है उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पाए। तो ये इंसान की प्रवृत्ति है, हमें दूसरों के घर में झांकने की बड़ी ज्यादा आदत है, लेकिन अपने घर के बारे में पता नहीं लगा रहे। उनका स्टेटमेंट है एक बहुत फेमस, मैं अभी अनफॉर्चुनेटली शायद हम नाम में मिस्टेक कर रहा हूं, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। मतलब उनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मुझे याद आया, लामार्क। उनका ये खुद का स्टेटमेंट है कि अगर हम सी के और डेप्थ में उतरते हैं, समुद्र के और गहराई में उतरते हैं, तो हो सकता है कि जितनी स्पीसीज आज हम प्लांट की है उतनी स्पीसीज हम खोज सकते हैं। लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, हमारे पास, हम वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, जितने जो जीव इस धरती पे आए हैं, जितने भी जीव वर्गीकृत होकर इस धरती पे आए हैं, जो भी क्लासिफाइड हुए हैं, अब सबका नामकरण करना जरूरी था। टैक्सोनॉमी के अंदर में हमने उनका कैटेगरी डिसाइडेड कर दिया कि उनका ये कैटेगरी में रहेगा, ये कैटेगरी में रहेगा। साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ये करके अब एंट्री होता है कैरोलस लिनियस का। लिनियस का जो मेरे प्यारे काल रहा है ना, लिनियस का जो समय रहा है वो 20वीं सदी रही है, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो समय रहा है ये पूरी डेडिकेटेड है लिनियस को, बायोलॉजी के अंदर में। और प्यारे साथियों, एक संस्था स्थापित की जाती है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब तो यहां हम बोटेनिकल लिखे हैं, बायोलॉजिकल क्या है तो सुनिए पहले। एक संस्था स्थापित की जाती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो अपने 2 ब्रांचों में बंटती है, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस संस्था का आधार जो है वो कैरोलस लिनियस के रिसर्च पेपर के बेस पे रहता है। अब ये कैरोलस लिनियस का कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। नाम लिखा मैंने नोमेनक्लेचर हेडिंग। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात उठ के आता है कि इस नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। तो किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को इस धरती पे पाए जाने वाले 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज के सभी प्रजातियों के साइंटिफिक नेमिंग करने के प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर से सुनिए, इस धरती के 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेम रखने के प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। बहुत बढ़िया यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि आखिर हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। प्यारे साथियों, हमें यह बात समझने की जरूरत है कि एक क्वालिटी वाले, समान गुण धर्म वाले, समान प्रॉपर्टी वाले बहुत से ऑर्गेनिज्म इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं।
जैसे आप लोगों को मैंने ये चैप्टर शुरुआत ही किया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से। हो सकता है कि जो गुण मेरे अंदर है मेरे बगल वाले के अंदर भी वही गुण होगा। हो सकता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में फिट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम सेलुलोज तक का डाइजेशन करते हैं, हो सकता है कि 4 पैर वाला गाय भी उस सेलुलोज का डाइजेशन करती होगी। इस आधार पे मानव और गाय को आप क्या एक जगह रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते, और भी आधारें हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति तब तक पहचान नहीं, किसी भी व्यक्ति को तब तक पहचान नहीं मिलता जब तक उसका एक प्रॉपर नाम नहीं होता। तो इस 17 से 18 लाख स्पीशीज के पहचान देने के लिए हमें नोमेनक्लेचर करने की आवश्यकता है। इनका अपना एक पहचान हो, इनका अपना एक खुद का आइडेंटिटी हो, इसके लिए हमें नोमेनक्लेचर की आवश्यकता है। इसके लिए हम नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं। अब ये नोमेनक्लेचर शब्द किसके द्वारा दिया गया है भाई? तो नोमेनक्लेचर जो शब्द है ये सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लिनियस ने, जिन्हें फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, नोमेनक्लेचर का पिता भी कहा जाता है। और नोमेनक्लेचर में कैरोलस लिनियस ने इस वर्ड को यूज किया था अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम है बोटेनिका सिस्टेमेटिका, यानी जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक वे में सारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को रखा था। उसमें उन्होंने शब्द यूज किया नोमेनक्लेचर। उन्होंने नामकरण पद्धति की शुरुआत जो है, नामकरण पद्धति की शुरुआत जो है सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे। अब प्रश्न उठ के आता भाई कि ये नोमेनक्लेचर ये कैसे मतलब कि डिसाइड होता है? तो इन्हें नोमेनक्लेचर का पिता भी कहा जाता है, चूंकि इन्होंने नोमेनक्लेचर का सिद्धांत जो है इन्होंने प्रतिपादित किया है। कौन? कैरोलस लिनियस साहब ने। इन्होंने इन्हीं के रिसर्च पेपर के बेसिस पे, इन्हीं के रिसर्च के आइडिया पे 2 संस्थाएं स्थापित की जाती है। पहला का नाम है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो दूसरी है ICZN, जो कि हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे ICZN के बारे में भी। अब समझते हैं कि ICBN है क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये है क्या? ये जो है ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि आपको समस्त प्लांट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के स्पीशीज के नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है। ICBN जो संस्था है ये प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है, एनिमल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात नहीं करती। ICBN जो संस्था है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करती है, एनिमल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात नहीं करती। और ये संस्था फुली इंस्पायर्ड है कैरोलस लिनियस के रिसर्च से और कैरोलस लिनियस के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नोमेनक्लेचर से। कैरोलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर का एक ऐसा सेटअप स्थापित किया, उसी से ये संस्था प्रभावित है। अब इसके द्वारा दिया गया नोमेनक्लेचर, यानी ICBN के द्वारा दिया गया नोमेनक्लेचर बायोलॉजी के अंदर कब एक्सेप्ट किया गया? 1961 में इसे अपने अंदर लिया गया, मतलब इसके रिसर्च को माना गया और इसको प्रोत्साहित किया गया। और इसके जितने भी नेमिंग है जो इसने साइंटिफिक नेमिंग किया था उसको लिया जाता है और रिवाइज किया जाता है 1975 में। ये ICBN एक रूल है, कलेक्शन ऑफ रूल है। ICBN कुछ भी नहीं है भाई, ICBN एक कलेक्शन ऑफ रूल है, यानी नियमों का एक कलेक्शन है। नियमों को कलेक्ट करके ICBN में डाल दिया गया है कि ये बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए ये सारे रूल वैलिड हैं। अब ICBN के अनुसार नोमेनक्लेचर क्या है? प्यारे साथियों, ICBN के अनुसार जो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला जो है कि किसी भी प्लांट का अगर आप नोमेनक्लेचर कहते हैं, ICBN कहती है
कि अगर आप किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसका जो साइंटिफिक नेम होगा उसमें 2 अंग्रेजी के वर्ड होंगे, यानी 2 इंग्लिश वर्ड होंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई, 2 अंग्रेजी के वर्ड होंगे, आपकी इस बात को मैं मानता हूं। जिसमें पहला वर्ड जो होगा, आईसीबीएन यहां नहीं रुकती, आगे कहती है जिसमें पहला वर्ड जो होगा उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या उस पार्टिकुलर प्लांट के, कहती है आईसीबीएन कि जो उसका पहला 2 वर्ड से कंपोस्ट होगा, कोई भी साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से कंपोस्ट होगा, जिसका पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड उस स्पेसिफिक प्लांट के जीनस को डेडिकेट करेगा। आईसीबीएन कहती है कि कोई भी प्लांट का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर 2 वर्ड पे होगा और जिसका पहला जो वर्ड है उस पार्टिकुलर प्लांट के जीनस को इंडिकेट करेगा। अब बहुत खुंदक वाली बात आती है, भैया ये जीनस क्या है? चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आगे। इसीलिए घबराइएगा मत, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होंगे, किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होंगे। पहला वर्ड उसके जीनस को इंडिकेट करेगा और दूसरा वर्ड उसके स्पेसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करेगा, यानी स्पेसीज को इंडिकेट करेगा। यानी पहले वर्ड के अनुसार हम ये जान पाएंगे कि वो प्लांट किस जीनस का है और दूसरे में जानेंगे कि उसका स्पेसीज क्या है। ये रहा था लिनियस का, मतलब आईसीबीएन के अनुसार दिया हुआ पहला नियम, जो कि लिनियस के ही रिसर्च से प्रभावित था। दूसरा क्या कहता है भाई साहब? दूसरा कहता है टोटोनेम्स आर नॉट वैलिड। आईसीबीएन में टोटोनेम्स का कोई स्थान नहीं है। भाई साहब आप टोटोनेम्स नहीं कर सकते। अब बड़ी कुंदक वाली बात आती है, ये टोटोनेम्स क्या है? तो आप सबको पता होगा साथियों, स्नेक, कॉमन कोबरा, जिसको हम लोग अपने यहां पे गेहुअन सांप कहते हैं, जो शंकर जी के गले में लपटा हुआ है। श्री भगवभूत भवन भगवान भोलेनाथ कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। उनके गले में लपटा हुआ है वो नाग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा, NAZA और NAZA, नाजा नाजा। तो इसमें जीनस का नेम भी सेम है और स्पेसीज का नेम भी सेम है। तो आईसीबीएन कहती है कि भाई साहब हम प्लांट के लिए ये अलाउ नहीं करेंगे। प्लांट के लिए जीनस भी सेम होना चाहिए, स्पेसीज भी अलग होना चाहिए। जीनस अलग और स्पेसीज अलग होना चाहिए। प्लांट के लिए भाई हम ये मानेंगे नहीं कि दोनों सेम होगा, प्लांट के लिए दोनों अलग अलग होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बड़ा कॉमन एग्जांपल लिया है मेंजीफेरा इंडिका। ये बच्चों को मतलब 11th क्लास जो शुरू करते हैं उनको जुबान पे होती है मेंजीफेरा इंडिका। कितने बच्चे इसको पढ़ते हैं मैग्नीफेरा इंडिका? अच्छा भाई मैग्नीफेरा इंडिका नहीं है, मेंजीफेरा इंडिका है। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन ग्रीक में है मेंजीफेरा इंडिका। मैंने हर जगह देखा है, मैंने ग्रीक बुक भी देखी है, उसमें दिया है मेंजीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा नहीं है, मेंजीफेरा है। ये आम मैंगो का कॉमन नेम है, मैंगो आम का कॉमन नेम है। तो इसमें देखिए प्यारे साथियों, ये मेंजीफेरा जो है इसका जीनस है और इंडिका है इसका स्पेसीज है। मेंजीफेरा जो है ये दर्शा रहा है इसके जीनस को कि किस जीनस से आया है, मेंजीफेरा से आया है, और स्पेसीज इसका क्या है तो इंडिका है स्पेसीज। बात समझ में आई? तो मेंजीफेरा अलग है, इंडिका अलग है। लेकिन उसमें देखिए कोबरा का नाम में लिखते हैं हम लोग, कोबरा के नाम में लिखते हैं, कोबरा में नाजा नाजा, नाजा मेरे सजना एक कुछ, नाजा नाजा, नाजा नाजा। यहां जीनस भी सेम है, स्पेसीज भी सेम है। आईसीबीएन कहता है हम ऐसे नाम को वैलिडिटी नहीं देते हैं। तो अब तुम लोग का दिमाग चकराएगा, इसको वैलिडिटी देता कौन है भाई साहब? कौन ऐसा फालतू आदमी आ गया इसको वैलिडिटी देने वाला? तो प्यारे आदमी फालतू आदमी नहीं है। जो वैलिडिटी दिया है उसके भी पास प्रूवेड वैलिडिटी है, वो भी लीनियस से ही प्रभावित है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहता नहीं भाई,
आप बेढल्ले से लिखिए, दोनों सेम होगा भी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे रेट का भी लिखा जाता है रेटस रेटस। बहुत ऐसे स्पेसीज का मतलब बहुत ऐसा ऑर्गेनिज्म का मैं नाम बता दूंगा जिनका साइंटिफिक नेम दोनों यहाँ पे आपका जीनस और स्पेसीज दोनों सेम है, लेकिन आईसीबीएन में नॉट वैलिड। आईसीबीएन इसको वैलिडिटी नहीं देता। अब अगला में हम लोग पढ़ेंगे, अभी मतलब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे आईसीजेडएन के बारे में कि आईसीजेडएन का रूल क्या कहता है और क्या मतलब कि ये जो लिखने का स्टाइल है ये क्या होता है, कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं आईसीजेडएन के बारे में। अब देखते हैं आईसीबीएन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, आईसीबीएन के रूल के बारे में देख लिए कि आईसीबीएन क्या कहता है, प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में। अब देखते हैं आईसीजेडएन के बारे में। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इट डिसाइडेड द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल 12 लाख एनिमल, यानी 12 लाख जितने एनिमल के स्पेसीज है ना सबके साइंटिफिक नेम को ड्राइव करने वाली कोई संस्था, मतलब ड्राइव करने वाली कोई रूल है, ड्राइव करने वाला कोई रूल का एक ग्रुप है, वो है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये 12 लाख स्पेसीज के मतलब 12 लाख एनिमल स्पेसीज के साइंटिफिक नेम को डिसाइड करता है, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छी बात है, इसमें टोटोनेम्स वैलिड है। इसमें टोटोनेम्स वैलिड है। टोटोनेम्स वैलिड है इसका मतलब क्या है, यानी इसमें जो है रिपीटेशन अलाउड है, यानी जीनस का और स्पेसीज का नाम सेम हो सकता है। इसमें जीनस और स्पेसीज का नाम दोनों सेम हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इसमें जीनस और स्पेसीज का नाम सेम नहीं होगा। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। चलिए और एक एग्जाम्पल इसमें हम शायद नहीं लिखे हैं, लिख लेते हैं। पैंथेरा लियो, ये नाम है जंगल के राजा महाराज का, लायन का। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस बाघ का, पैंथेरा पार्डोस लियोपार्ड का, यह सब नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो टोटोनेम्स इसमें वैलिड है। जैसे रेटस रेटस, रैट का है, चूहा का है, मूस का। हाँ, हम लोग देहाती मूस को मूस कहते हैं, चूहा अब यहाँ चूहा ऐसी थोड़ी कहने जाएंगे लोग, हम लोग देहाती में, शुद्ध देहाती में मूस कहिए, मूस। ही इज द सवारी ऑफ गणेश जी, गणेश जी का सवारी है मूस। चलिए अगला है नाजा नाजा महाराज कोबरा। पैंथेरा लियो लायन हो गया। यहां तक बात खत्म हो जाती है आईसीजेडएन और आईसीबीएन की, यहां तक इनका रूल समाप्त है। अब अगला रूल है जो कि लिनियस के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, और ये रूल है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का डायरेक्ट रूल है ये। पहला रूल को होता है कि भैया दो गो वर्ड तो आप इंग्लिश का लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं जीनस यानी जेनेरिक एपिटेट, जेनेरिक नेम या जीनस नेम, और दूसरा लिख रहे हैं स्पेसिफिक एपिटेट या स्पेसीज का नेम। जीनस स्पेसीज दोनों लिख रहे हैं। तो पहला चीज आपको ध्यान देना है भाई साहब, पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो जीनस और स्पीसीज का नाम जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए। ये इबिग है कि अगर हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए। दूसरा इसी में एक और बात है कि जो जीनस का नेम का, जीनस के नाम का जो पहला लेटर होगा, जैसे मान लीजिए जीनस का नाम मेंजीफेरा है, तो उसका जो एम होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। और जो स्पेसीज का जो पहला लेटर है, स्पेसीज के नेम का पहला लेटर यानी इंडिका के नेम का यानी जो पहला लेटर होगा आई, वो स्मॉल में लिखा जाएगा। पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर आप फ्री हैंड यानी हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों का दोनों नाम आपको अंडरलाइन करना होगा, वो भी एक साथ अंडरलाइन नहीं करना होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। यानी मेंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है। क्या समझे? मेंजीफेरा यानी अलग अंडरलाइन होगा, इंडिका अलग अंडरलाइन होगा। मेंजीफेरा चूंकि जीनस का नाम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, इंडिका यानी स्पेसीज का नाम है तो इसका पहला लेटर स्मॉल होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। फ्री हैंड वाला जानिए नहीं। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, अगर गलती से प्रिंटर में निकाल रहे हैं, तो उसको आपको इटैलाइज करना होगा। यानी प्रिंटर में, कंप्यूटर में एक ऑप्शन आता है इटैलिक का, इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अक्षरवा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो आपको प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक में प्रिंट करना होगा। इटैलिक में करना होगा तभी वो वैलिड होगा, लेकिन इटैलिक में कीजिएगा तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ नोमेनक्लेचर फादर।
नोमेनक्लेचर कैपिटल, नोमेनक्लेचर नहीं होगा बल्कि नोमेनक्लेचर्स होगा। नेम ऑफ नोमेनक्लेचर्स फादर शुड बी रिटन इन शॉर्ट एंड एब्रोविएट फॉर्म विदाउट अंडरलाइन। जैसे लिखे तो लिखेंगे मेंजीफेरा इंडिका, लिख देंगे, नहीं ब्रैकेट नहीं होगा, लिन, यानी लिनियस साहब ने दिया था तो इसको लिख देंगे लिन, मेंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब अगर इसको लिखते हैं, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। इसको नेम को अंडरलाइन नहीं करना है, नेम आपका अंडरलाइन नहीं होगा। जो साइंटिस्ट का नेम हम लिखेंगे ये नेम नहीं अंडरलाइन होगा। मेंजीफेरा को अंडरलाइन करना है, इंडिका को अंडरलाइन करना है, बट नेम को अंडरलाइन नहीं करना है। अगला देखिए, साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। देखिए अभी तक सबसे प्राचीन कोई भाषा है, धरती की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है, क्योंकि दुनिया को एग्जिस्टेंस हम ही ने दिया, हमारे वेदों ने दिया। हमारे वेद जो है संस्कृत में लिखे हैं। तो अभी तक सबसे मतलब प्राचीन अगर कोई भाषा देखा गया है तो वो संस्कृत देखा गया है, क्योंकि वेद सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए थे, पहली बात। अच्छा, उसके बाद आता है ग्रीक और लैटिन की बात। ग्रीक और लैटिन, रोमन, जर्मनी सब में उधर ग्रीक और लैटिन चलता था। ग्रीस में, जर्मनी में, मतलब वेस्टर्न कंट्री में ये चलता था। अभी के समय में ग्रीक का लैटिन एगो डेड लैंग्वेज है। अब डेड लैंग्वेज और एलाइव लैंग्वेज में अंतर समझिए। एलाइव लैंग्वेज जिसमें अभी आप जी रहे हैं, संस्कृत के दौर में भी अभी आप जी रहे हैं। कुछ कुछ जगह है जहां पे संस्कृत आज भी जिंदा है। जैसे आप जाइएगा तमिलनाडु के एक गांव में, बेंगलोर के एक गांव में, तो पूरा का पूरा गांव संस्कृतमय माहौल है वहां पे। तो उस पे कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है, शब्दों पे कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है। जैसे कुछ लोग संस्कृत में कोई प्रोनाउंसिएशन को कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और, मतलब कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है। इंग्लिश भी है वो कंटिन्यूअस सुधार के प्रोसेस में है। जैसे किसी को हम लोग श्याम कहते हैं, कोई श्याम कहता है, कोई श्याम कहता है, अलग अलग एब्रोविएट फॉर्म में लिया जाता है। अमेरिका में जाइएगा तो वो अलग हैम अलग बोलता है सब। हम लोग अपने यहाँ आएंगे तो वो अलग इंग्लिश हो जाता है। हम लोग बोलते हैं, अच्छा अपने यहाँ का देख लो, अगर हम बिहार के वासी हैं तो डायरेक्ट कहते हैं राम इज ए गुड बॉय। केरला वाला कहता है, सब केरला साइड में, साउथ साइड में, राम इज a good boy, राम is a good boy, यानी राम is हम कह रहे हैं is, वो सब कह रहे हैं is। तो इंग्लिश में कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है, संस्कृत में कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है, हिंदी पे कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है। लेकिन ग्रीक और लैटिन एक ऐसा भाषा है जिस पे कोई सुधार मुमकिन नहीं है। यानी ग्रीक और लैटिन में अगर किसी को लिख दिया है कि कोई कुकुर है तो वो कुकुरे है, कुकुर से कुत्ता नहीं हो सकता है। अगर ग्रीक में कुत्ता को हम लिख दिए कुकुर तो वो कुकुर ही रहेगा, वो कुत्ता नहीं बनेगा। वो हिंदी में कुत्ता बन जाएगा, वो अंग्रेजी में डॉग बन जाएगा, संस्कृत में कुकुर बन जाएगा, लेकिन लैटिन में वो कुकुर से कुत्ता कहीं नहीं बनेगा। लैटिन एगो डेड लैंग्वेज है। तो डेड लैंग्वेज साइंस में प्रीफर किया जाता है ताकि इसके बारे में आगे सुधार न किया जा सके। साइंटिस्ट बड़ी चालाक में है, सब सोचता है सब कि हाँ तरी सुख उसमें सुधार कर देगा, अपने नाम पर पेटेंट करा लेगा। उससे अच्छा हम ऐसा एगो भाषा चुन देते हैं कि जब हम लिख दिए तो यही रहेगा, तुम सुधार कर ले चाहे कुछ कर ले। ग्रीक का लैटिन का ये कमाल है। तो ग्रीक का लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, एक मतलब वो समझिए कि उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ग्रीक और लैटिन को साइंस प्रीफर करता है। चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी के नोमेनक्लेचर में ही आगे और भी क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन का सिद्धांत कैसे क्या हुआ, कौन से साइंटिस्ट आए, पहले किसने आके क्या बताया, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। RHB टेकर का क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत चीज अभी है इस चैप्टर में, आगे चर्चा करेंगे जिसके बारे में। आज के वीडियो में कंप्लीट नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आप सबको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए एक प्योर कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि कृपया आप बस फ्री में ही तो करना है, कौन पैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।